नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है और मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर बैंकिंग सेक्टर में हुआ क्या? लगातार बैंकिंग सेक्टर गिरते चले जा रहे हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे वीकनेस पॉइंट भी आपको अपकमिंग टाइम्स में शायद देखने को मिल सकता है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक डेटा में पढ़ रहा था, वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि इंडिया में जो कासा रेशियो है, मतलब बैंक के ऊपर जो कासा रेशियो है, वो लगातार घटते चले जा रहे हैं। अभी कासा रेशियो होता क्या है? तो कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट एंड एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट्स। मतलब सेविंग एंड करेंट अकाउंट में जो पैसा बैंक्स को मिलता है, वो पैसा एकदम सबसे कम इंटरेस्ट के माध्यम से मिलता है। क्योंकि देखिए करेंट अकाउंट के लिए तो बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट के ऊपर 2-3% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब सबसे सस्ते प्राइस में, सबसे सस्ते इंटरेस्ट में मार्केट से पैसा मिल जाता है। अभी कासा रेशियो ही अगर कम हो जाए, तो एक बहुत बड़ा दिक्कत तो आएगा। क्योंकि डेटा रिपोर्ट देखा मैंने कि लास्ट 10 ईयर्स में हर बैंक्स के कासा रेशियो कम होता चला गया। क्योंकि लोग अभी सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख रहे हैं। तो वो कहाँ पे पैसा रखे हैं? म्यूचुअल फंड में, डायरेक्टली मार्केट में और भी बहुत सारे बॉन्ड्स, एफडी इस तरीके से जगह पे वो पैसा रख रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर बैंक के पास अगर पैसा ही नहीं आएगा, तो बैंक को दूसरी जगह से लोन लेना पड़ेगा। अगर वहाँ से लोन ले तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन इस यूनियन बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा? देखिए, डेटा रिपोर्ट बता रहा है कि सबसे ज़्यादा कासा रेशियो जो मतलब कासा रेशियो के ऊपर जो पैसा मिलता है, तो वो बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी हैं, बहुत सारे सरकारी बैंक भी हैं। तो उनमें से यूनियन बैंक का हालत क्या है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, यूनियन बैंक का कासा रेशियो कितना है? 33.58। मतलब यूनियन बैंक का जो कासा रेशियो है, वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि अगर यही डेटा दूसरे कुछ बैंक के ऊपर देखेंगे, जैसे पंजाब बैंक के ऊपर देखेंगे, तो आपको डेटा कुछ अलग लगेगा। मैं चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 40% के आसपास। मतलब कासा रेशियो जिसके पास ज़्यादा रहेंगे तो वो बैंक उतना ज़्यादा खास ग्रोथ पाएंगे। तो यही एक कारण है जिसके रीजन के बेसिस में बैंक्स में एक थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हो देखने को मिले। तो अभी देखिए ग्लोबली मार्केट में इकोनॉमिकली बहुत सारे कारण है जिस कारण की वजह से मार्केट में एक प्रेशराइज है। अभी यूनियन बैंक के क्या बाकी हालत ठीक है? बाकी तो ठीक ठाक है, जैसे वैल्यूएशन एकदम सस्ते है। अभी कंपनी का आरओई बेस्ड है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है, कर्जा भी कंपनी लेते चले जा रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। एक्सपेंस और इंटरेस्ट मिटाने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट कम किया। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है तो फिर भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज क्यों है? क्योंकि सिर्फ बैंक एक अकेला बैंक के ऊपर नहीं है। क्योंकि पीएसयू बैंक पहले ही जिस तरीके से भागता हुआ देखने को मिला था, वो अभी उतना भागेंगे नहीं। देखिए मार्केट के एक रूल्स है। देखिए मार्केट के रूल्स क्या है? कोई भी स्टॉक अगर भागते चले जा रहे हैं, कोई भी सेक्टर अगर भागते चले जा रहे हैं, वो कभी ना कभी रुकेगा, कभी ना कभी होल्ड करेगा। उसके बाद वो फिर से अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक जर्नी हो सकता है। तो उसी सिचुएशन इस बैंक के ऊपर देखने को मिली। अगर डेटा को देखा जाए तो कंपनी देखिए, अगर कोविड के लेवल से मैं देखूँ तो कंपनी तो एकदम मतलब रॉकेट की तरह भागा। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 21 रुपीज़ और वहाँ से कहाँ तक गया? करीबन-करीबन 170 रुपीज़ के आसपास। तो 21 रुपीज़ से 170 मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं कितना रिटर्न कंपनी दिया? 600% के आसपास। तो कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। पहले कप बने, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बटन बने। अभी इसी जगह से कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ था, उसके बाद नीचे भी आ रहा है। अभी नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ए लेवल कंपनी के लिए क्या है? रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। मतलब इसी लेवल को टच करने के बाद कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है? बाउंस बैक कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से क्या किया जाए, उसके लिए बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल तक आने वाला है। नेक्स्ट सपोर्ट तक आने वाला है, जो लेवल निकल कर है 96 रुपीज के आसपास। तो ये लेवल सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ इसी जगह पे बार बार ब्रेक करने का कोशिश किया, फाइनली ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और बाउंस बैक किए। मतलब चीजों को पहले समझिए कि जो लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रहा था ब्रेक करने के लिए, वही तो सपोर्ट बनेगा। तो इस लेवल तक आने का वो कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं इसके लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ दिनों पहले रिजल्ट भी आया था, उसके बाद कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था और फाइनली 19 ऑफ जुलाई में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, 3.5 रुपीज़ करके।
तो और पे आउट कब मिलेगा डिविडेंड का? 25 अगस्त। तो जितने सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो जरूर उसको डिविडेंड मिलेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो सेम टू सेम और एक बैंक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि इसका जो बेसिकली जो कासा रेशियो है वो बहुत स्ट्रांग है। देखा जाए तो यूनियन बैंक से भी ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो उम, इस बैंक का एक एक पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव लगा, मगर वो पॉइंट्स इस कंपनी के लिए एक घातक साबित हो सकता है। ऑब्वियसली घातक साबित क्यों हो सकता है, मैं आपको डेटा बता दूं। बैंक के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके ऊपर जो बैंक्स मेंटेनेंस चार्जेस है, तो सबसे ज्यादा चार्जेस कौन सा बैंक उठाता है आप जानते हैं? एसबीआई भी उतना चार्जेस नहीं उठा पाते जितना पंजाब नेशनल बैंक उठा पा रहा है। तो सोचिए, पंजाब नेशनल बैंक का एक अच्छा खासा पैसा उस झोली में आते आते थे, करीबन 6,000 करोड़ के आसपास। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको डेटा बता रहा हूँ, तो आप जाकर गूगल में सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। तो सोचिए, हम लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं उसके लिए मेंटेनेंस करना पड़ता है, अगर मेंटेनेंस ना करे तो चार्जेस कट जाते हैं। तो वो अभी जल्द से जल्द बंद होने वाले हैं, क्योंकि ओपोनेंट पार्टी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगाया इस तरीके से कैटेगरीज के हिसाब से, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो किसान है, वो बैंक्स को मेंटेन करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से रहेगा? तो इसीलिए बैंक जीरो अकाउंट से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी हो तो भी वो अकाउंट को चला पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ जल्द से जल्द आपको डेटा देखने को मिलेगा, और उसी कारण के वजह से मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर एक झटका भी लगेगा। क्योंकि देखिए, बैंक के पास अगर 6,000 करोड़ का पैसा अगर इस तरीके से मेंटेनेंस चार्जेस के हिसाब से पड़े रहे, तो उस पैसे से तो वो खुद कमा रहा है ना। ऐसे नहीं कि वो खुद नहीं कमा रहा है। तो आपके पास से पैसा लिया और उस पैसे से वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पास से पैसा लिया, और उस पैसे से वो अच्छा खासा मतलब फायदा कमा रहा है। तो यही फायदा शायद बैंक के लिए एक थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट हो सकता है। और पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया, और एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार देखने को मिला। और नेट जो एनपी है, इस एनपीए भी कंपनी इस बार कंटिन्यूसली मेंटेन्स किया, अच्छी तरीके से एनपीए को कम किया, तो जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में जर्नी अच्छा खासा आने का चांसेस है। अभी एक डेटा में और भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो डेटा आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट परचेज में देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्टली फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। अभी आप कहेंगे सर, बैंक में फिक्स्ड एसेट परचेज हो रहा है तो इसमें क्या खास है? देखिए, बैंक में फिक्स्ड एसेट परचेज का मतलब है, मान के चलिए बैंक में सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे ब्रांच है, सब ब्रांच को मिलाकर 200 कंप्यूटर परचेज किया गया। तो 200 कंप्यूटर परचेज किस लिए किया गया? क्योंकि बैंक का ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए तो वो कंप्यूटर परचेज कर रहा है। वहाँ पे एक एम्प्लॉय हायर करेंगे और उस जगह पे ज़्यादा काम होगा, इसीलिए तो बैंक काम कर रहा है इस तरीके से। तो फिक्स्ड एसेट भी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट है, क्योंकि आपका बिजनेस के ऊपर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, मतलब आपका बिजनेस भी आगे आगे बढ़ रहा है। तो इस सारे पॉइंट्स के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट्स का, तो एक बहुत बड़े कंपनीज ने जैफरीज पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर एक टारगेट रखा 150 तक। अभी फिलहाल के लिए कितना चल रहा है? 113 रुपीज के आसपास। अभी 150 का जो जर्नी है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहले से भी इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लेकर रखा हूँ। वो कुछ इस तरीके से कब बने, उसके बाद हैंडल बटन बने, और फाइनली इसको ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे स्ट्रांगली एक इसका रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, आप खुद ही देख सकते हैं। इसी जगह पे इसका बिग फॉल हुआ था, मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो उसी जगह पे टच करने के बाद वो नीचे आ रहा है। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो जो एंटी लेवल बना था उस लेवल से देखा है तो मुझे 75% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, ये भी एक पीएसयू बैंक है, आप सभी जानते हैं। इस कंपनी का खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन तो एकदम सस्ता है, ठीक ठाक ही है। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, मुझे बेस्ट लगा। और कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का इस बार रेवेन्यूज का ग्रोथ। तो रेवेन्यूज का ग्रोथ भी अच्छा हुआ, एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी इस बार हाईएस्टली नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज तक की सबसे बेस्ट नेट प्रॉफिट है। अभी चीज़ों को पहले समझिए, कंपनीज को जो एनपी है, नेट एनपी है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी देखिए, नेट एनपी जो है वो पहले कितना था? 2.22%। मतलब 100 रुपीज अगर बैंक ने लोन दिया, उनमें से 2 रुपीज, मतलब 2.22 रुपीज, 2 रुपीज 22 पैसा मार्केट से उठा नहीं पाए। तो ये बैंक के लिए तो घाटा है, क्योंकि बैंक तो चाह रहे थे कि 100 रुपीज के लोन देने के बाद मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे 110 रुपीज मिलेगा। उल्टा हो गया यहाँ पे, इंटरेस्ट तो मिला नहीं, उसके बाद भी कंपनीज को 100 रुपीज में 2 रुपीज खुद को देना पड़ रहा है। तो क्या ये बिजनेस के लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं ना।
तो एनपी जितना कम रहेगा उतना ही बैंक के लिए खास रहेगा। तो अभी एनपी क्या हो चुके हैं, सिर्फ 20 पैसा। मतलब आप एक परसेंटेज वाइज आप बोल सकते हैं 0.20, मतलब 20 पैसे कह सकते हो। मतलब मान के चलिए अ, एक टोटल ओवरऑल 100 रुपीस लोन दिया, उनमें से करीबन करीबन 0.20% के आसपास, 0.20% के आसपास यहाँ पे उसके ऊपर वो एनपीए हो रहा है, मतलब पैसा वो मार्केट से उठा नहीं पा रहा है। तो गुड पॉइंट्स यहाँ पे है, जिस पॉइंट से बेसिस में कंपनी अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर सेम टू सेम सिनेरियो है। जब यहाँ पे भी एक पैटर्न्स बना था और एक लंबा जर्नी के पैटर्न बना था, आज का नहीं, अराउंड 2000 देखा जाए तो 15 से लेकर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कप विद हनी पैटर्न्स। फाइनली इतने बड़े लंबा जर्नी के बाद पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया कि इतना आसानी से तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बार वो रिटेस्ट किया, उसके बाद एक ही जगह पे वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि बैंक सेगमेंट में थोड़ा सा ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 95 के आसपास है, उसी लेवल तक इस कंपनी को जाने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है, मतलब आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेज ऑन 8.11 बिलियन टोटल रुपीज का यहाँ पे भाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, मतलब इन बॉन्ड इशू करने जा रहा है, क्योंकि बैंक के हाथ में तो पैसा होना चाहिए, उस पैसे से लोगों को लोन दे पाएंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो कासा रेशियो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, तो जिसके कारण बैंक्स के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो बाकी मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे टोटली सारे डेटा एज एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक अपडेट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट एंड बोनस। तो देखिए, अगस्त मंथ में 9 तारीख को कंपनी क्या किया, यहाँ पे एक बोनस एंड स्प्लिट दिया। तो कंपनी बता रहा है कि फिर से एक बार वो फ्रेश, इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपया रह गया था, मतलब अभी इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है, उसको फिर से 1 रुपया करने वाले, मतलब हर एक के बदले फिर से 2 शेयर कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देने जा रहा है। तो जल्द से जल्द स्प्लिट आने का चांसेस है, जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।